हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे IC38 न्यू सिलेबस लाइफ सेक्शन का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स। देखिए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का जो असली टेस्ट होता है वो कब आता है? जब उसे क्लेम देना पड़ता है। मीन्स रियल टेस्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस कंपनी कम्स व्हेन द रिजल्ट इनटू द क्लेम। सो क्लेम क्या है? अब देखिए कि क्लेम का मतलब होता है कि जब हमें इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा मिलेगा पैसा। अब जो क्लेम है, क्या ये एक रिक्वेस्ट है या ये डिमांड है? तो आपको ये याद रखना है कि क्लेम हमेशा एक डिमांड होगी जो कि इंश्योर्ड या फिर इंश्योर्ड की फैमिली के द्वारा की जाती है टू द इंश्योरर, क्योंकि इंश्योरर ने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ये प्रॉमिस किया था कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो मैं आपके परिवार को इतना पैसा दूंगा, और अगर नहीं होता है तो मैं सर्वाइवल क्लेम दूंगा, है ना। तो क्लेम जो है वो हमेशा याद रखना है कि वो एक है डिमांड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लेम्स की। क्लेम्स होते हैं दो तरह के, एक है सर्वाइवल क्लेम और एक है डेथ क्लेम। अब नाम से पता चल रहा है सर्वाइवल क्लेम का मतलब क्या हुआ कि अगर जिस भी इंश्योर्ड ने पॉलिसी करवाई है उसने अपना टर्म के दौरान पूरा प्रीमियम भरा और वो सकुशल है और बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उसकी मेच्योरिटी मिल जाएगी उसे, है ना। तो ऐसे क्लेम को सर्वाइवल क्लेम भी कह दिया जाता है या फिर मेच्योरिटी भी कह देते हैं। और दूसरा जो है वो है डेथ क्लेम। अब डेथ क्लेम नाम से पता चल रहा है कि अगर टर्म के दौरान ही पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार को जो क्लेम मिलेगा उसे डेथ क्लेम कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए कि आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि जो अलग अलग पॉलिसी पेमेंट्स यानी कि पॉलिसी टर्म के दौरान जो वेरियस पेमेंट्स हमें मिलती हैं इंश्योरेंस के द्वारा, वो किस किस तरह की होती हैं। उनमें सबसे पहले आता है सर्वाइवल बेनिफिट पेमेंट या फिर क्लेम भी कहा जा सकता है, जो कि मैंने आपको मनी बैक पॉलिसी में समझाया भी था, जिसको कि हमने पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम भी कहा था। फिर पेमेंट आ जाती है अगर आप सरेंडर करवा लेते हो पॉलिसी तो उसे सरेंडर ऑफ पॉलिसी की पेमेंट कहते हैं। देन राइडर बेनिफिट्स आ जाते हैं, फिर मेच्योरिटी क्लेम आ जाता है और फिर आ जाता है डेथ क्लेम। अब जब बात आती है डेथ क्लेम की तो आपको ये याद रखना है कि डेथ हमेशा होगी दो तरह की। ठीक है, एक होगी नेचुरल डेथ और दूसरी होगी एक्सीडेंटल। ठीक है। अब देखिए, नेचुरल डेथ तो है जिसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको अभी बताऊंगी, पर यहाँ पर जब मैंने एक्सीडेंटल डेथ की बात की तो आपको थोड़ी सी इसमें चीज जो है वो याद रखनी है। वो क्या है? देखिए, जो एक्सीडेंटल डेथ केसेस होते हैं उनमें आती है पुलिस। ठीक है। और पुलिस जो है वो डेड बॉडी को साथ ले जाती है और फिर उसका वो पोस्टमार्टम करते हैं, और पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस एक रिपोर्ट तैयार करती है जिसे कि इनक्वेस्ट रिपोर्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि एक्सीडेंटल डेथ केसेस में जो रिपोर्ट या जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगता है उसे क्या कहते हैं? तो वो होगा इनक्वेस्ट रिपोर्ट। अब ये आपको अलग अलग वे से पूछा जा सकता है, जैसे वो नेचुरल डेथ का एग्जांपल देंगे और पूछेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो जरूरी नहीं है। तो नेचुरल डेथ में तो इनक्वेस्ट रिपोर्ट होगी ही नहीं, ये सिर्फ किन केसेस में होगी? जो एक्सीडेंटल डेथ केसेस हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने डेथ क्लेम की बात की है तो इसी से रिलेटेड एक और बात बताऊंगी जिस पर क्वेश्चन आता है, जो है अर्ली डेथ क्लेम। देखिए, अगर हम पॉलिसी करवाते हैं और हमारी डेथ हो जाती है विद इन 3 ईयर्स, मतलब अभी पॉलिसी को 3 साल नहीं हुए हैं, और तब उन 3 साल के अंदर अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो ऐसा क्लेम है उसे कहा जाता है अर्ली डेथ क्लेम। यानी कि पॉलिसी करवाने के 3 साल अभी हुए नहीं है पूरे और उसके दौरान अगर किसी की डेथ हो रही है तो ऐसे क्लेम को अर्ली डेथ क्लेम कहेंगे। अब इसके भी क्वेश्चन आपको आते हैं। अब देखिए, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें बोला होगा कि एक डेथ क्लेम है ये आ गया 6 महीने बाद, एक है 1.5 साल बाद, एक आ गया 2.5 साल बाद और एक आ गया 5 साल बाद। और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से डिफरेंट कौन सा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो 5 साल वाला है वो डिफरेंट है क्योंकि वो अर्ली डेथ क्लेम की कैटेगरी में नहीं आता है, और बाकी सारे जो है वो 3 साल से पहले हो रहे हैं, तो वो सारे जो है वो अर्ली डेथ क्लेम की कैटेगरी में आएंगे। अब हम बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो कि डेथ क्लेम में आपको लगाने पड़ेंगे। तो उनमें सबसे पहले आ जाएगा क्लेम फॉर्म, फिर आ जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमेशन, फिर आ जाएगा ट्रीटिंग फिजिशियन सर्टिफिकेट, देन हॉस्पिटल सर्टिफिकेट, देन एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, एंड फाइनली इनक्वेस्ट रिपोर्ट आएगी इन केस अगर वो जो डेथ है वो एक्सीडेंट
एक्सीडेंटल डेथ केस है देन। लेट्स स्टार्ट विद द सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, which of the below statement best describes the concept of claim? Choose the most appropriate option. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नीचे दी गई स्टेटमेंट्स हैं उनमें से हमें ऐसी स्टेटमेंट चुननी है जो कि क्लेम के प्रोसेस को डिस्क्राइब करती हो। तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि क्लेम जो है वो एक डिमांड होगा, कभी भी रिक्वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जिन ऑप्शंस में रिक्वेस्ट है उनको आप काट दीजिए। तो इसमें जो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शंस है वो तो पहले ही कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बची है सेकंड और थर्ड। सो लेट्स रीड देम। सेकंड ऑप्शन में है अ क्लेम इज अ डिमांड दैट इंश्योरर शुड मेक गुड द प्रॉमिस स्पेसिफाइड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ऑप्शन कह रही है कि क्लेम जो है एक डिमांड है जिसे फुलफिल करेगा इंश्योरर, क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट में प्रॉमिस किया है। और थर्ड ऑप्शन कह रही है कि अ क्लेम इज अ डिमांड दैट इंश्योर्ड शुड मेक गुड द कमिटमेंट स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट। इस ऑप्शन में कहा गया है कि क्लेम जो है ये एक डिमांड है जो फुलफिल करेगा इंश्योर्ड, क्योंकि उसने अग्रीमेंट में कमिटमेंट किया है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो कमिटमेंट है वो इंश्योरर के द्वारा की जाती है। सो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज लिस्ट ऑफ पॉलिसीज, आइडेंटिफाई अंडर विच टाइप ऑफ पॉलिसी द क्लेम पेमेंट इज मेड इन द फॉर्म ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे आपको पॉलिसीज की लिस्ट दी गई है और आपको बताना है कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है जिसमें क्लेम पेमेंट पीरियोडिकली हमें मिलता है। तो देखिए हमने पहले भी बात की है कि मनी बैक पॉलिसी सिर्फ एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें क्लेम पेमेंट पीरियोडिकली मिलता है और उस क्लेम पेमेंट को हम कहते हैं पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम या फिर बेनिफिट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मनी बैक पॉलिसी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महेश हैज बॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी विद द क्रिटिकल इलनेस राइटर। महेश ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिटिकल इलनेस राइटर के साथ खरीदी। ही हैज मेड एब्सोल्यूट असाइनमेंट ऑफ द पॉलिसी इन द फेवर ऑफ करण, और उसने अपनी पॉलिसी में जो असाइनी बनाया है वो बनाया है करण को। Mahesh suffers a heart attack and there is a claim of rupees 50,000 under the critical illness rider. और महेश को हार्ट अटैक आ जाता है जिसकी वजह से उसकी पॉलिसी पे जो उसे क्लेम मिलेगा वो मिलेगा 50,000 का। टू होम विल द पेमेंट बी मेड इन द केस। अब ये कह रहे हैं कि इस केस में जो पेमेंट है ये क्लेम की वो किसे मिलेगी। तो ऑप्शंस हैं महेश को, करण को, और सी ऑप्शन है पेमेंट विल बी शेयर्ड इक्वली बाय महेश एंड करण, और डी ऑप्शन है नीदर ऑफ द टू बिकॉज महेश हैज सफर्ड हार्ट अटैक बट द पॉलिसी इज असाइंड इन द फेवर ऑफ करण। और डी ऑप्शन कह रही है कि दोनों में से किसी को भी नहीं मिलेगा क्योंकि महेश को तो हो गया हार्ट अटैक और असाइनी जो है वो है करण। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी कि करण, क्योंकि करण को असाइन किया गया है पॉलिसी में। सो महेश की पॉलिसी का जो क्लेम होगा 50,000 का वो हो जाएगा इन द फेवर ऑफ करण। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रवीण डाइड इन द कार एक्सीडेंट। प्रवीण की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। द बेनिफिशियरी सबमिट्स डॉक्यूमेंट फॉर द डेथ क्लेम, और जो उसका बेनिफिशियरी है उसने डेथ क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं। Which of the below document is additional document required to be submitted in the case of accidental death as compared to natural death? अब ये हमसे पूछ रहे हैं कि जो नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से बताइए कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ केस में ही ज़रूरी है, नेचुरल डेथ में ज़रूरी नहीं है। तो आप लोगों को याद है कि एक्सीडेंटल डेथ में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होता है वो होता है इनक्वेस्ट रिपोर्ट, जो कि पुलिस के द्वारा दी जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, दैट इज inquest report. Now the next question is, which of the below death claim will be treated as early death claim?
अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नीचे दिए गए डेथ क्लेम्स हैं उनमें से आपको बताना है कि अर्ली डेथ क्लेम कौन सा होगा। तो देखिए हमने अभी बात की थी कि अर्ली डेथ क्लेम ऐसा डेथ क्लेम होता है जो कि पॉलिसी करवाने के 3 साल के अंदर अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो वो डेथ है उसे अर्ली डेथ कहेंगे और जो क्लेम उस पॉलिसी के अंडर आएगा उसे अर्ली डेथ क्लेम कहेंगे। तो ढूंढिए जल्दी से 3 years वाला कौन सा है। ऑप्शन ए है, इफ द इंश्योर डाइज विद इन 3 years ऑफ द पॉलिसी ड्यूरेशन। क्योंकि देखिए नेक्स्ट ऑप्शंस में 5 year है, 7 year है और 10 year है, ये अर्ली डेथ क्लेम में नहीं आएंगे। विद इन 3 years वाला जो है वो अर्ली डेथ क्लेम के अंडर आएगा। सो सही ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर सम इवेंट्स दैट विल ट्रिगर द सर्वाइवल क्लेम, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब नीचे दिए गए इवेंट्स में से सर्वाइवल क्लेम के बारे में पूछा गया है और ये हमसे पूछा गया है कि बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। अब देखिए पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि क्लेम पेड ऑन द मेच्योरिटी ऑफ अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए यही सबसे पहले ही हमें मिल गया जो इनकरेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि टर्म इंश्योरेंस की मेच्योरिटी पे क्लेम पेमेंट हो रहा है, जबकि हमने पढ़ा है कि जो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें अगर टर्म के दौरान पॉलिसी जितने टाइम चल रही है उसके दौरान अगर इंश्योर्ड की डेथ हो जाती है तभी क्लेम उसके बेनिफिशियरी को मिलेगा, पर अगर टर्म इंश्योरेंस कंप्लीट हो जाती है, मेच्योर हो जाती है, तब कोई भी क्लेम नहीं मिलता है। सो द इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। Now the next question is, a payment made under money back policy upon reaching a milestone will be classified under which type of claim? अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक पॉलिसी है जो कि है मनी बैक पॉलिसी और उसमें सर्टेन टाइम के बाद जो क्लेम मिलता है उसे क्या कहेंगे। तो अभी हमने बात की, उसे कहा जाता है पीरियोडिकल सर्वाइवल क्लेम। तो ढूंढिए कहाँ है ये ऑप्शन। बिल्कुल सही, यह है ऑप्शन नंबर सी। Now the next question is, शंकर bought a 10-year ULIP प्लान। अब यूलिप आपको याद है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, जो कि एक मार्केट बेस्ड प्लान होता है। इफ ही डाइज बिफोर द मेच्योरिटी ऑफ पॉलिसी विच ऑफ द बिलो विल बी पेड। और ये जो शंकर है अगर पॉलिसी की मेच्योरिटी से पहले इसकी डेथ हो जाती है तो नीचे दी गई ऑप्शंस में से उसे क्या मिलेगा। देखिए यूलिप जो है मार्केट बेस्ड प्लान है, इसमें गारंटेड सरेंडर वैल्यू रहती है, गारंटेड डेथ बेनिफिट जो है वो मिलता है। तो अगर डेथ हो जाती है तो जो बेनिफिट रहेगा गारंटेड उसे कहा जाता है फंड वैल्यू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, हायर ऑफ सम अश्योर्ड और फंड वैल्यू। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी पेड सबमिटेड फॉर नॉर्मल डेथ claim by all beneficiaries in the event of death of life insured. Pick the odd one out which is additionally required to be submitted only in the case of death by accident. अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई व्यक्ति है जो कि नॉर्मल या नेचुरल डेथ क्लेम के लिए उसके बेनिफिशियरी अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ केस में ही लगाया जाता है, नेचुरल डेथ केस में नहीं लगाया जाता। तो बिल्कुल सही वो होता है इनक्वेस्ट रिपोर्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है इनक्वेस्ट रिपोर्ट। क्वेश्चन इज, इन केस कस्टमर हैज स्टॉप्ड मेकिंग पेमेंट फॉर द प्रीमियम ऑफ पॉलिसी, what are two most important things required in order to reinstate the policy? अब देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर जो कस्टमर है उसने पॉलिसी की जो प्रीमियम पेमेंट है उसे देना बंद कर दिया है, तो अब क्या होंगे वो 2 इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि अगर वो पॉलिसी फिर से चलवाना चाहता है, रीइंस्टेट करवाना चाहता है, तो जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी वो कौन से होंगे। तो ऑप्शंस में दिया गया है reinstatement fee and proof of continuing good health, premium check and health declaration, only health certificate, और लास्ट ऑप्शन कह रही है प्रीमियम चेक विद एरियर्स। तो देखिए अगर हमें अपनी बंद हुई पॉलिसी को रीइंस्टेट करवाना है, फिर से चलवाना है, तो उसके लिए
जो हमें देना पड़ेगा वो है रीइंस्टेटमेंट फ़ी, और साथ में प्रूफ देना होगा कि हमारी जो हेल्थ है वो सही है, गुड है। इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मिस्टर कस्टमर हैज़ टेकन अ पॉलिसी एंड डाइड बिफोर रिसीविंग द डॉक्यूमेंट विच वॉज डिस्पैच्ड बाय द इंश्योरर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मिस्टर कस्टमर ने एक पॉलिसी खरीदी, पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऑप्शंस दी गई हैं, एंटाइटल्ड फॉर फुल क्लेम, एंटाइटल्ड फॉर पार्शियल क्लेम, नॉट एंटाइटल्ड एंड रिटर्न ऑफ द प्रीमियम। देखिए, ऑप्शंस में पहले ऑप्शन ने कहा है कि भाई पूरा क्लेम उन्हें मिलेगा, जो भी उनका नॉमिनी होगा, उसका हकदार होगा वो। सेकंड ऑप्शन कह रही है कि पार्शियल मिलेगा, मीन्स पूरा नहीं मिलेगा, कुछ भाग मिल जाएगा क्लेम का। ऑप्शन सी या थर्ड ऑप्शन कह रही है कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, और डी कह रही है कि प्रीमियम जो है वो वापस मिल जाएगा। तो देखिए, जब पॉलिसी हो गई है, इसका मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में शुरू हो चुका है। अब कंपनी ने तो जो डॉक्यूमेंट है वो डिस्पैच कर दिया था, पर कस्टमर को अभी वो नहीं मिला था, तो इसमें कोई बात नहीं, क्योंकि जब पॉलिसी की जाती है और प्रीमियम एक्सेप्ट कर लिया जाता है इंश्योरर के द्वारा, तब एक रिसीट मिलती है जिसे हम FPR कहते हैं, फर्स्ट प्रीमियम रिसीट। वो भी एक प्रूफ है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये तो बाद में आता है ना। तो इसलिए जो कस्टमर का नॉमिनी है वो पूरे के पूरे क्लेम का हकदार होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू लॉज, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ मिसिंग पर्सन कैन बी कंसिडर्ड एज डेड? ऑप्शंस दी गई हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल और 15 साल। अब देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लॉज के हिसाब से कितने साल बाद कोई मिसिंग पर्सन है, अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए गायब हो जाता है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने साल बाद उसे मृत घोषित कर देती है या मृत मान लेती है। तो आपका इसका राइट आंसर बताना है। देखिए, जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो लॉज के हिसाब से 7 साल तक वेट करती है। अगर 7 साल बाद भी जो गायब हुआ व्यक्ति है, मिसिंग पर्सन है, उसकी कोई खबर नहीं मिलती है, फिर उसे मृत मान लिया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ द इंश्योर्ड डाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म ऑफ द पॉलिसी, दिस इज नोन एज डैश। अब देखिए, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि अगर इंश्योर्ड व्यक्ति जिसने अपना बीमा करवाया है, पॉलिसी करवाई है, वो पॉलिसी टर्म खत्म होने से पहले ही मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में क्या ऑप्शन आएगी जो नीचे दी गई हैं। तो ऑप्शंस में दिया गया है सरेंडर, फोरक्लोजर, डेथ क्लेम और डेथ पॉलिसी। देखिए, अगर टर्म कंप्लीट होने से पहले ही इंश्योर्ड व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो ऐसे केस में आएगा क्या? डेथ क्लेम। इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ कॉरपोरेशन इन केसेस ऑफ डेथ क्लेम इज डैश। अब देखिए, कॉरपोरेशन को डेथ क्लेम के केसेस में सबसे पहली आवश्यकता क्या होगी? पहली रिक्वायरमेंट कॉरपोरेशन की? तो ऑप्शंस दी गई हैं, इमिटेशन ऑफ डेथ, इंटीमेशन ऑफ डेथ, सर्टिफिकेट ऑफ डेथ एंड नन ऑफ अबव। अब देखिए, जब डेथ क्लेम आएगा तो कॉरपोरेशन की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी वो क्या होगी? इंटीमेशन ऑफ डेथ, मीन्स डेथ की सूचना। तो इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द टर्म अश्योरेंस रेफर्स टू डैश। आपको बताना है कि ये जो टर्म अश्योरेंस होती है ना, अश्योरेंस का मतलब क्या होता है? भरोसा। तो वो किससे रिलेट करेगी, किसको रेफर कर रही है? ऑप्शंस दी गई हैं, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, फायर इंश्योरेंस बिजनेस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस। देखिए, जो अश्योरेंस वर्ड है या फिर प्रिंसिपल ऑफ अश्योरेंस भी है ना, वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में होता है, क्योंकि अश्योरेंस का मतलब होता है भरोसा। और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या है, ये जो हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज करवाते हैं उसमें दोनों बेनिफिट्स मिलते हैं, डेथ बेनिफिट भी और सर्वाइवल बेनिफिट भी। इसका मतलब है कि हमें भरोसा है कि अगर
हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारे नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, और अगर नहीं होती है, हम ठीक ठाक रहते हैं, तो हमें मेच्योरिटी मिल जाएगी। पर जो फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस और मराइन इंश्योरेंस है ना, ये सभी जनरल इंश्योरेंस हैं। इनमें अगर दुर्घटना हो जाती है तभी उसकी जो मीन्स कंपनसेशन मिलता है, अदरवाइज कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और एंड में आप लोगों के लिए एक बोनस क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टेकिंग द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन और इसके ऑप्शंस को भी। ऑप्शंस हैं टैक्स बेनिफिट, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव बताना है आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का। ठीक है, कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।